एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले बिहेवियर ऑफ सर्किटल एलिमेंट विद अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के सर्किटल एलिमेंट होते हैं। पहला होता है रेसिस्टेंस, और दूसरा होता है कैपेसिटेंस, और तीसरा होता है इंडक्टेंस। मतलब रेसिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये रेसिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर, इससे पहले हमने इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। हमने डिस्कशन किया था कि अगर इंडक्टर लगा होता है सर्किट में तो होता है क्या है, जो करंट है वो लैग करता है किसको, वोल्टेज को। और कैपेसिटर जब लगा होता है तो जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है किसको, वोल्टेज को। तो यहाँ पर हमने अब तक के जो भी डिस्कशन किया उसकी हम लोग क्विक बोल सकते हैं, हम लोग उसकी समराइज़ करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। और हम लोग यहाँ से ये भी देख लेंगे कि अगर हम लोग सीरीज़ में अगर रेसिस्टर और इंडक्टर को लगा दें, अगर हम लोग सीरीज़ में रेसिस्टर और कैपेसिटर को लगा दें, राइट, अगर हम लोग सीरीज़ में या फिर अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन कंसिडर करें तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो हमें कैसा मिलेगा, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बिहेवियर ऑफ सर्किटल एलिमेंट मतलब रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर विद अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस। तो जो रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये इंडक्टर और यहाँ पर ये कैपेसिटर। हमें पता है जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग ये वाली सिंबल से शो करते हैं। तो हमें पता है जो रेसिस्टेंस है जब उसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो जो करंट है वो ना ही लैग करता है ना ही लीड करता है। जो करंट और जो वोल्टेज है वो कैसे होते हैं, फेस में होते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज और जो करंट है वो कैसे रहेंगे, फेस में रहेंगे। दोनों के बीच का जो फेस एंगल होगा वो कैसा होगा, वो 0 होगा। 0 डिग्री का फेस एंगल होगा दोनों के बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इंडक्टर। तो जब भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो करंट है वो लैग करेगा किसको, वोल्टेज को लैग करेगा। कितने डिग्री से लैग करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं π/2 एंगल से लैग करेगा। सिमिलरली ऐसे केस में जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगाओ तो जो इम्पीडेंस होता है वो बराबर में होता है j⍵L के। यहाँ पर ये जो j⍵ वो है क्या, ये है इमेजिनरी टर्म, और यहाँ पर ये जो L है वो है क्या, ये है इंडक्टर का इंडक्टेंस। तो जब भी सर्किट में इंडक्टर लगा होगा तो जो इम्पीडेंस होगा वो बराबर में होगा j⍵L के, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जब भी सर्किट में इंडक्टर लगा होगा तभी जो एवरेज पावर होगा वो हमें कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर एवरेज पावर को हम लोग एक नाम से जानते हैं, एवरेज पावर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्टिव पावर। कौन सा पावर बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज पावर इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिव पावर, राइट। तो यहाँ पर हमने ये देखा जब भी सर्किट में लगा होगा इंडक्टर, तो इंडक्टर लगा होने की वजह से होगा क्या, जो करंट है वो क्या करेगा, लैग करेगा किसको, वोल्टेज को। कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से, π/2 से। जो इम्पीडेंस होगा बराबर में होगा j⍵L के। और जो एवरेज पावर होगा वो कैसा होगा, जो एवरेज पावर है वो 0 होगा। एवरेज पावर को हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ω_L, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमें पता है जो ω_L होता है किसके बराबर में होता है, XL के बराबर में होता है। और जो XL होता है वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। सिमिलरली अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ अगर कैपेसिटर लगाओ तो ऐसे केस में क्या होगा, जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा किसको, लीड करेगा वोल्टेज को लीड करेगा। कितने एंगल से लीड करेगा, 90 डिग्री के एंगल से लीड करेगा, π/2 से लीड करेगा। तो यहाँ पर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ जब कैपेसिटर लगा होता है तो जो करंट होता है वो वोल्टेज को लीड करता है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं π/2 एंगल से। और ऐसे केस में जो इम्पीडेंस होता है वो बराबर में होता है -jXC के। इम्पीडेंस किसके बराबर में होता है, -jXC के बराबर में होता है। और ये जो XC होता है वो क्या होता है, जो XC होता है वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो एवरेज पावर होता है वो भी कैसा होता है, 0 होता है। तो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगाओ और सिर्फ कैपेसिटर लगाओ तो ऐसे केसेस में जो एवरेज पावर है वो हमें कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। और सर्किट में जब इंडक्टर लगा होता है तो जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है। वोल्टेज को कितने से लैग करता है, 90 डिग्री से लैग करता है, π/2 से लैग करता है। सिमिलरली सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगाओ तो ऐसे केस में क्या होता है, जो करंट है वो लीड करता है। वोल्टेज को कितने एंगल से लीड करता है, 90 डिग्री के एंगल से लीड करता है, π/2 से लीड करता है। और इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगाओ तो एवरेज पावर 0, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगाओ तो भी जो एवरेज पावर होगा वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा 0। सिमिलरली अगर सर्किट में अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है इंडक्टर के साथ रेसिस्टेंस लगाए, कैपेसिटर के साथ भी रेसिस्टेंस लगाए, और यहाँ पर हमने तीनों एलिमेंट को कंसिडर किया है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ पर ये LR सर्किट है और यहाँ पर ये RC सर्किट है और यहाँ पर ये RLC सर्किट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी सर्किट में इंडक्टर आ जाएगा तो इसका मतलब करंट तो लैग करने ही वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज को कितने एंगल से, 90 डिग्री से। यहाँ पर हम लोग
एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि जो करंट है वो 90 डिग्री से ही लीड करेगा, मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर प्योर इंडक्टर होता, सिर्फ और सिर्फ प्योर इंडक्टर होता, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता, तो ऐसे केस में जो करंट है वो क्या करता, लैग करता, कितने से लैग करता, 90 डिग्री से। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्टर भी लगा है, रेसिस्टर भी लगा है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जो करंट है वो एक्यूरेटली 90 डिग्री से ही लैग करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसे केस में जो करंट है वो तो लैग करेगा क्योंकि इंडक्टर लगा है सर्किट में, मगर ये कितने से लैग करेगा ये हम लोग इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकते। तो जब भी RL लगा होगा सर्किट में, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो जो करंट होगा वोल्टेज को लैग करेगा, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाई इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम लोग एक्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 90 डिग्री से ही लैग करेगा जब भी सर्किट में रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हो। अगर इंडक्टेंस अगर लगा होता है सिर्फ और सिर्फ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट है वो डेफिनेटली 90 डिग्री से ही लैग करेगा। मगर रेसिस्टर भी आ गया सर्किट में, जिसके वजह से हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जो करंट है वो 90 डिग्री से ही लैग करेगा, मगर करंट लैग करेगा क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है इंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है इसको हम लोग कौन सी सर्किट बोलेंगे, इस सर्किट को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। सिमिलरली सर्किट में अगर रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगाओ तो ऐसे केस में जो करंट है वो लीड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर रेसिस्टर और कैपेसिटर लगा है, प्योर कैपेसिटर नहीं लगा है, रेसिस्टर भी लगा है, तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि जो करंट है वो 90 डिग्री से ही लीड करेगा, राइट। मगर यहाँ पर करंट लीड करेगा क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये जो सर्किट होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। सिमिलरली सर्किट में अगर रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर अगर तीनों सीरीज़ में लगाओ तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस कंसीडर करते हुए चलते हैं। अगर ये इंडक्टर का डोमिनेंस अगर सर्किट पर ज़्यादा होता है और ये कैपेसिटर का डोमिनेंस अगर कम होता है, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है और कैपेसिटर का वोल्टेज अगर कम होता है, तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो सर्किट होगी वो एक इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगी। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जब एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, तो जो सर्किट होगी वो इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगी। और जब ये सर्किट इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी तो होगा क्या, जो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज को। सिमिलरली जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने पहला वाला केस कंसीडर किया, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगी और जो करंट है वो क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज को। इंडक्टिव सर्किट आ गई, इसका मतलब जो करंट है इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर सर्किट में अगर आपको दिख गया या फिर इंडक्टिव सर्किट आप नाम सुन लिए, तो इसका मतलब जो करंट है वो लैग करने ही वाला है किसको, वोल्टेज को। सिमिलरली कैपेसिटिव सर्किट या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आपके कान में आ जाता है ये टर्म, तो इसका मतलब जो करंट है वो क्या होगा, वो लीड करेगा, राइट। तो सिमिलरली दूसरा केस हमने कंसीडर किया, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है, यहाँ पर ये एक्सएल है नॉट एक्ससी। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है एक्सएल के कंपैरिजन में, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी और जब सर्किट कैपेसिटिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी तो जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज को, राइट। और सिमिलरली जब एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर में हो जाए तब क्या होगा, तो जब एक्सी और एक्सएल ये दोनों बराबर में हो जाएंगे तो जो सर्किट है वो एक रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सएल अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये जो सर्किट है इंडक्टिव सर्किट, अगर एक्सी अगर ज़्यादा होता है, एक्सी अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब ये सर्किट कैपेसिटिव सर्किट। एक्सएल और एक्सी ये दोनों बराबर में हो जाते हैं, इसका मतलब ये जो सर्किट है वो कौन से सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी, जो सर्किट है रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगी। तो जब एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर में हो जाएंगे तो जो सर्किट है और रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी और जो करंट और जो वोल्टेज होगी वो कैसी होगी, फेस में होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब एक्सी और एक्सएल ये दोनों बराबर में हो जाते हैं तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, जिसको हम लोग मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं सीरीज़ रेजोनेंस कंडीशन। इससे पहले हमने रेजोनेंस सर्किट के बारे में भी डिस्कस किया था, सीरीज़ रेजोनेंस के बारे में, पैरेलल रेजोनेंस के बारे में। अभी हम लोग फिर से दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज़ में। अगर हम लोग रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को अगर हम लोग पैरेलली कंसिडर करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पैरेलल आरएलसी सर्किट कंसिडर किया है। सबसे पहले हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस और जो इंडक्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये हमने लगा दिया एसी सोर्स। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो आई, और इंडक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया आई सबस्क्रिप्ट में एल करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, जब भी ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा वो हमें कैसा मिलेगा, जो वोल्टेज होगा वो हमें कांस्टेंट मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमें सेम मिलेगा। हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज़ में जो करंट है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलने वाला है, वो वोल्टेज है वो हमें मिलने वाला है कांस्टेंट। और सर्किट में लगा हुआ इंडक्टर, इसका मतलब जो करंट है वो क्या करेगा, लैग
लैग करेगा वोल्टेज को। और यहाँ पर ये जो सर्किट है इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल इंडक्टिव सर्किट। सिमिलरली रेसिस्टर और कैपेसिटर लगाए, कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो रहा है IC, रेसिस्टर के थ्रू करंट फ्लो रहा है IR। तो ये वाली सर्किट में होगा क्या, जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा किसको, वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्किट में लगा हुआ है कैपेसिटर, रेसिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें सेम ही मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किट है इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं पैरेलल कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि यहाँ पर सर्किट में लगा हुआ है कैपेसिटर। सिमिलरली तीसरा वाला केस कंसीडर करें, AC सोर्स, रेसिस्टर, इंडक्टर और यहाँ पर ये कैपेसिटर, ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल गई पैरेलल RLC सर्किट। और अगेन यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कांस्टेंट। अगेन ये रेसिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो IR, इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो रहा है IL, कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया I सबस्क्रिप्ट में C। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, जो करंट है वो लैग करेगा किसको, वोल्टेज को। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, तो जो पैरेलल RLC सर्किट है वो एक इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगी। सिमिलरली अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, तो ये जो ओवरऑल जो सर्किट है वो एक कैपेसिटिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगे, और जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किट होगी वो कैपेसिटिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी जब XC ग्रेटर होगा XL के कंपैरिजन में, और जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब XC और XL ये दोनों बराबर में हो जाए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अगेन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट कंसिडर कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये कि यहाँ पर अब तक हमने जो डिस्कस किया है सीरीज़ RLC में भी बहुत से जन ऐसे होगी जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, जिनको मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से उनका कुछ कॉन्सेप्ट समझना रह गया होगा। तो वही रीज़न की वजह से जो वीडियो है इसमें हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करते हो तो ये जो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अगर XC अगर XL के बराबर में हो जाती है पैरेलल RLC में, तो जो कंडीशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन। सिमिलरली सीरीज सर्किट में XC और XL बराबर में हो जाता है, तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर कंसिडरिंग ऑल दिस पैरामीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर XC अगर XL के बराबर में हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो कैसे होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर में हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सर्किट है वो एक रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी, राइट। और जब सर्किट रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी तो करंट और जो वोल्टेज होगे वो कैसे होगे, वो इन फेस होगे। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर में हो जाएंगे तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेंगी, हमें मिलेंगी पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन। तो जब XC और XL ये दोनों बराबर में हो जाएंगे, करंट और वोल्टेज फेस में हो जाएंगे, और जो सर्किट है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगी। और जब XC XL के बराबर में हो जाता है तो जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन। यहाँ पर हम लोग कुछ और एक दो पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस एंड इट इज शोन बाय G। जो रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, और उसको हम लोग कैसा शो करते हैं, G से शो करते हैं। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल इसका मतलब 1/R, कैपेसिटर का रेसिप्रोकल इसका मतलब 1/C, इंडक्टर का रेसिप्रोकल इसका मतलब 1/L। सिमिलरली तो ये हम लोग रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंसिडर करें, इसका मतलब 1/R। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर में होता है, कंडक्टेंस के बराबर में होता है। और जो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है सीमेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं महो, उल्टा ओम, इसको हम लोग महो भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल कंसिडर करें, मतलब 1/XL अगर हम लोग कंसिडर करें, तो रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नॉन एज इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस। मतलब 1/XL का रेसिप्रोकल, 1/XL का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव ससेप्टेंस। और जो इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है उसको हम लोग शो करते हैं B सबस्क्रिप्ट में L से। सिमिलरली अगर हम लोग इम्पीडेंस का अगर रेसिप्रोकल, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल कंसीडर करें इम्पीडेंस का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एडमिटेंस। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल हम लोग कैसा, 1/Z। तो 1/Z का अगर हम लोग कंसीडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एडमिटेंस। और सिमिलरली जो यूनिट होती है एडमिटेंस की वो क्या होती है, वो होती है महो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सीमेंस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन और सीरीज़ रेजोनेंस कंडीशन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पैरामीटर, और यहाँ पर ये पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन, सीरीज़ रेजोनेंस कंडीशन। यहाँ पर हमने पैरामीटर्स कंसिडर करें इम्पीडेंस, करंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफिकेशन, पावर फैक्टर, क्यू फैक्टर, एप्लीकेशन।
तो यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। और सीरीज़ रेजोनेंस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो कैसा होता है, वो होता है मिनिमम। इसके बारे में हमने सीरीज़ आरएलसी और पैरेलल आरएलसी में इन डेप्थ डिस्कशन किया है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पैरेलल आरएलसी में हमने डिस्कस किया था कि इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है और जो करंट होता है वो कितना कैसा होता है, मिनिमम होता है, राइट। तो ये रीज़न की वजह से पैरेलल आरएलसी सर्किट कौन सी सर्किट के तौर पर बिहेव करती है, रिजेक्टर सर्किट के तौर पर बिहेव करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर इम्पीडेंस अगर किसी सर्किट में मैक्सिमम है, इम्पीडेंस मतलब रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो करंट होगा वो कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस और करंट का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो पैरेलल रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस होता है मैक्सिमम होता है, तो जो करंट है वो हमें कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। सिमिलरली सीरीज़ रेजोनेंस अगर हम लोग कंसिडर करें तो सीरीज़ रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस है वो हमें कैसा मिलता है, मिनिमम मिलता है। तो इम्पीडेंस अगर मिनिमम मिल रहा है तो जो करंट है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा मैक्सिमम। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग पैरेलल रेजोनेंस में अगर हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंसिडर करें तो हमें मिलेगा 1/2 पाई √1/LC - R²/L²। सीरीज़ रेजोनेंस में अगर हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंसिडर करें तो हमें मिलेगा F = 1/2 पाई √1/LC। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग पैरेलल रेजोनेंस का देखें, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट किसको एम्पलीफाई करते हैं, करंट को एम्पलीफाई करते हैं या फिर वोल्टेज को। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बेसिकली करंट एम्पलीफिकेशन का काम करती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का काम करती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पावर फैक्टर, पैरेलल रेजोनेंस में यूनिटी होता है और सीरीज़ रेजोनेंस में भी जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलता है, यूनिटी मिलता है। क्यों यूनिटी मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें रेजोनेंस कंडीशन में जो सर्किट होती है वो हमारी रेसिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करती है, जिसके वजह से पावर फैक्टर हमें कैसा मिलता है, यूनिटी मिलता है। और इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर लैगिंग होता है, कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर होता है लीडिंग। सिमिलरली अगर हम लोग क्यू फैक्टर के बारे में बात करें तो XL/R इन पैरेलल रेजोनेंस और XL/R इन सीरीज़ रेजोनेंस। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो पैरेलल RLC सर्किट है एट रेजोनेंस कंडीशन, उसको हम लोग रिजेक्टर सर्किट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली सीरीज़ RLC सर्किट को अगर हम लोग देखें, इसका एप्लीकेशन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्सेप्टर सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन।